नॉर्मल डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस। नॉर्मल डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस वो कितना होगा, पी एन वेक्टर और डी एन वेक्टर। ठीक है, आपके मैंने देखो नॉर्मल डिस्टेंस लिखा है दोनों सरफेसेस का। नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, वो कितना है पी एन, या फिर बोल सकते हैं डी एन वेक्टर। उसको मैंने मिनिमम क्यों बोला है, जैसे आपके कोई दो सरफेसेस है, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। अब आप देखो इससे इसकी डिस्टेंस लेते हैं, आप ऐसे ले ली, या आप ऐसे लेते हैं डिस्टेंस, या आप ऐसे लेते हैं डिस्टेंस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा होगी। सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी दोनों सरफेसेस के बीच में, ये वाली डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना, जो हम नॉर्मल लेंगे एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर, वो डिस्टेंस क्या होगी दोनों सरफेसेस के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस होगी। उसके अलावा आप जैसे आप इसको टिल्ट करके लेते हैं डिस्टेंस किसी एंगल थीटा पर, तो उस कंडीशन में देख रहे हैं आप ये डिस्टेंस ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है। तो ये जो नॉर्मल वाली डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होगी, टू सरफेसेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, नॉर्मल डिस्टेंस और क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस, वो क्या है आपकी डी एन वेक्टर। अब उसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of scalar function in normal direction। नॉर्मल डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, आपको पता है S1 से S2 तक जब हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज, सॉरी स्केलर फंक्शन जो भी है फाई, उसमें चेंज कितना है, यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई प्लस डी फाई है। तो फाई में चेंज कितना हो रहा है, डी फाई हो रहा है। फाई में चेंज तो डी फाई हो रहा है S1 से S2 तक जाने में। बट अब यदि आप PQ डायरेक्शन में लेते हैं तो डी फाई बाई डी आर आएगा, और यदि आप नॉर्मल डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या आएगा, डी फाई बाई डी एन आएगा। नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज इन स्केलर फंक्शन क्या होगा, डी फाई बाई डी एन, और PQ डायरेक्शन में क्या होगा, डी फाई बाई डी आर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट इसको लिख दीजिए, सेकेंड ये होगा चेंज इन स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ PQ और इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन। तो दोनों में मैंने आपको ये लिख दिया। अब हम बात करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल है, तो इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं हम, पी क्यू एन, या फिर आप लिख सकते हैं पी एन क्यू से। फ्रॉम ट्राइंगल पी एन क्यू, यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, डी एन बाई डी आर आएगा। ठीक है, डी एन बाई डी आर। इस वाले ट्राइंगल से पी क्यू आर से आप जब कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, डी एन बाई डी आर। यहाँ से आपका डी आर कितना आएगा, डी आर इक्वल टू आएगा आपका, इसको मैं यही लिख देती हूँ आगे, डी आर इक्वल टू कितना आएगा, डी एन बाई कॉस थीटा, डी एन बाई कॉस थीटा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए मैंने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू डायरेक्शन में वो कितना हो गया, चेंज इन फाई डी फाई, और पी क्यू कितना है, डी आर। तो यही रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो आप इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी फाई बाई डी आर। ठीक है,
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट यही है। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में डी आर का वैल्यू पुट करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड आपको समझ नहीं आई? सिंपल वर्ड में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फ्रॉम S1 टू S2 कितना है, d5 है। PQ डायरेक्शन में लेते हैं तो d5 बाई dr आ जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में लेते हैं तो d5 बाई dn हो जाएगा। मैंने दो ही इक्वेशन लिखी है, d5 बाई dr इन द डायरेक्शन ऑफ PQ और इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन d5 बाई dn। फिर मैंने लिया है ये वाला एंगल, यहाँ से मैंने निकाला है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी dn बाई dr और dr इक्वल टू आ गया आपका dn बाई cos थीटा। ये जो dr की वैल्यू है वो मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो मुझे ये डायग्राम आपका यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या? एक बार वो दिखाना मुझे स्क्रीन। नहीं दिख रहा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। By putting value of dr from equation third to equation first, ठीक है। dr का वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूँ, तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आता है, वो कितना आएगा, d5 बाई dr है, तो d5 बाई dr का ही तो वैल्यू रखना है, dr का वैल्यू कितना है, dn बाई cos थीटा, dn बाई cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेती हूँ, ग्रेड फाई मैक्सिमम लेती हूँ, तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा आपका d5 बाई dn। तो आपको क्या पता चल रहा है, d5 बाई कि ग्रेड फाइव किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम कौन सी वाली डायरेक्शन में है, dn डायरेक्शन में, और dn कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। आपने तो लेके चला था किसी dr pq डायरेक्शन में, उस pq डायरेक्शन में आपने लेके चला pq डायरेक्शन में, फिर उसके बाद आपने जब उस ट्रायंगल से dr की वैल्यू इसमें पुट की और वहां से आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो ये आ रहा है आपका, और ये कौन सी वाली डायरेक्शन में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन। दैट मींस ग्रेडियंट ऑफ पाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में, विच is rate of change of scalar quantity in the normal direction. So we can say that rate of change of scalar quantity, maximum rate of change of scalar quantity is always in the normal direction, ठीक है। तो ग्रेड 5 और नॉर्मल डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, एन कैप, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से d5 बाई ग्रेड 5 क्या है आपका, d5 बाई dr, तो d5 बाई dr मैक्सिमम लिखे हैं और ग्रेड 5 मैक्सिमम लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d5 बाई dr मैक्सिमम या ग्रेड 5 मैक्सिमम, वो कितना है आपका d5 बाई dn,
इन द नॉर्मल डायरेक्शन, इफ एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको प्रूव की है कि ग्रेडियंट ऑफ पाई जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी होता है, और वो मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में होगा, यदि दो सरफेसेस है आपकी तो हमेशा वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होगा, और वही क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पाई। अब हमें निकालना क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पाई इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ यहाँ से। अब आपको निकालना है इस चीज को इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4, इक्वेशन नंबर 4। बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द dr vector, by taking dot product with dr vector in both side of equation 4, in both sides of equation 4। ठीक है, तो आपको दोनों साइड्स में क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है विद रेस्पेक्ट टू dr। तो देयरफॉर मैक्सिमम डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू d5 by dn n कैप डॉट dr वेक्टर। बोथ साइड्स में dr वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट किया है। ठीक है, n कैप डॉट dr वेक्टर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ग्रेड फाई डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू, देखो n कैप डॉट dr को मैं क्या लिख सकती हूँ, n कैप है और dr वेक्टर है, तो आपको मैंने जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड, डॉट प्रोडक्ट होता है तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n कैप मॉड dr वेक्टर मॉड एंड द एंगल बिटवीन n कैप एंड dr वो कितना था आपका, cos थीटा था। कैसे बताया था ना अभी, जैसे आपके ये दो सरफेसेस थे S1 एंड S2, n कैप क्या था, नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और आपका dr ये था pq, था कि नहीं, ये pq था dr वेक्टर, और ये आपका n कैप था, दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो लिख सकते हैं आप n कैप मॉड dr वेक्टर मॉड एंड cos थीटा। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मॉड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो n कैप डॉट dr को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dr cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, d5 by dn n कैप डॉट dr, इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है आपका, dr cos थीटा, बिकॉज n कैप मॉड क्या होता है, ऑलवेज 1। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं dr cos थीटा। उसके बाद अब मैंने आपको जो ट्राइंगल था इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इक्वेशन 3 में जो मैंने ट्राइंगल से आपको सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको बताया था dr cos थीटा किसके इक्वल है, dn के इक्वल। dr cos थीटा किसके इक्वल है, dn के इक्वल था। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ग्रेड फाई डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जब मैं dr cos थीटा की जगह पर मैं dn लिखूंगी तो dn से dn क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। dr cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, dr cos थीटा कितना था, dn, तो dn से dn आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है आपका ग्रेड फाई
डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाइव। ठीक है, डी आर वेक्टर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप वो लिख सकते हैं मैसेज में, इक्वेशन नंबर 5 तक। क्या टाइम हो रहा है? अब घर से रफ करूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 क्या है आपकी, ग्रेड 5 डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, डी 5। ठीक है, फाई जो आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फाई, वो आपके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड। हमने मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी फाई को ले लिया, डिपेंड कर रही है स्केलर क्वांटिटी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालना है, इसलिए हमने ले लिया कि स्केलर फंक्शन जो था, यही तो लिया था आपने, ये सरफेस S1, ये S2। ठीक है, इस पर पोटेंशियल फाई एंड यहाँ पर पोटेंशियल फाई प्लस डी फाई। तो फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पर ही तो डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, यहाँ पर कुछ और है, तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही हमने स्केलर क्वांटिटी को लिया है। तो फाई किसका फंक्शन हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। फाई को इतना मान लिया, यहाँ से डी फाई कितना होगा, डी फाई कितना होगा, यदि फाई डिपेंड करता है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स पर, तो हमेशा जब कोई भी क्वांटिटी एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है तो आप क्या निकालते हैं उसके लिए, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, जब एक, जैसे मान लीजिए फाई सिर्फ एक्स का फंक्शन होता तो आप क्या निकालते, डी फाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फाई क्या है, मोर देन वन वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो आप क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, dx प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई dy प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा z dz। लिख सकते हैं ना ऐसे डी फाई को। ऐसे लिख सकते हैं। एंड आर वेक्टर क्या होता है आपका, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप होता है कि नहीं पोजीशन वेक्टर। और डी आर वेक्टर क्या होता है आपका, फिर यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप। डी आर वेक्टर चाहिए तो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड जे कैप। इक्वेशन नंबर 7। और क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से आपको डी फाइव एंड डी आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो मैं इधर करूंगी इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। By putting values of d phi and dr from equation 6 and 7 to equation number 5. From 6 and 7 to equation number 5. ठीक है, तो ग्रेड 5 को आप एज इट इज रहने दीजिए। डी आर डॉट प्रोडक्ट है, डी आर वेक्टर कितना है ये लिख दीजिए, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप इक्वल्स टू कितना है
डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा जेड डी जेड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सिक्स। सिक्स में देखो मैंने फाइव को क्या लिया है, फाइव स्केलर क्वांटिटी में कितने वेरिएबल्स हैं, मोर देन वन वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन होता है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं, डी एफ बाई डी एक्स लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं उसका डेरिवेटिव, डी एफ कितना होता है आपका, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, डी एफ ओवर डी एक्स। अब इस फंक्शन के वेरिएबल मोर देन वन होते हैं, उस केस में क्या लिखेंगे आप, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो उस केस में डी फाई क्या होगा, जब आपका फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट होंगे, फिर विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x एंड z कांस्टेंट होंगे, विद रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट होंगे। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू x डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या है आपकी y और z कांस्टेंट है, प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा वाई डी वाई। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके x एंड z कांस्टेंट रहते हैं, आपने डेरिवेटिव किए हैं ना, प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा z डी जेड, विद रेस्पेक्ट टू z करते हैं तो आपके x एंड y कांस्टेंट होते हैं, सिंपल। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब आप ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे, कल इससे आगे मैं कल सॉल्व करूंगी, टाइम हो गया आपका, इससे नेक्स्ट कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बंद कर गई थी क्या वो ऑलरेडी, स्टॉप नहीं किया।